नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ की कर लेते हैं। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मोहित पांडे के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। जी हां, परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भी भरोसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। सीएम ने दोषियों पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। सीएम आवास पर मोहित के परिजनों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां लखनऊ में मोहित पांडे कस्टोडियल डेथ के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है कि मोहित के शरीर पर कई तरह की चोटें मिली हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहित के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिजनों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। साथ ही परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी सीएम ने दी। सीएम ने दोषियों पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहित के परिजनों से मुलाकात की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मोहित पांडे कस्टोडियन डेथ से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें पुलिस कस्टडी के दौरान मोहित पांडे नाम के एक युवक की हत्या हो गई। वहीं जिस तरह से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, विपक्ष भी इस मामले को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है, पुलिस की कार्यशैली पर हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। बता दें कि पुलिस कस्टडी में बीते 16 दिनों में यह दूसरा ऐसा मामला है जिसमें पुलिस कस्टडी में किसी युवक की मौत हो गई है। इसी को लेकर विपक्ष जो है योगी सरकार पर हमलावर भी नजर आ रहा है, योगी सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उन्हें दी। साथ ही जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि इस मामले में जो थाने के एसएचओ, इंस्पेक्टर समेत 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। एसएचओ को निलंबित किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर कड़ाई से नजर बनाए हुए हैं, जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनको सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो कुछ दिन पहले एक मामूली विवाद को लेकर लखनऊ की पुलिस ने मोहित पांडे नामक युवक को हिरासत में लिया था, लॉकअप में बंद किया। वहीं लॉकअप में ही मोहित पांडे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मोहित पांडे को प्रताड़ित किया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिजनों से आज मुलाकात की। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं मोहम्मद आसिफ के पास। आसिफ, जिस तरह से मोहित पांडे कस्टोडियल डेथ का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। क्या कुछ आश्वासन इस दौरान, ये मुलाकात कैसी रही और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिजनों को क्या कुछ आश्वासन दिया है? जी बिल्कुल लिया। राजधानी लखनऊ के चिन्हा थाने में मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ मामले में सियासत भी पूरी तरह से तेज हो गई है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती और प्रियंका गांधी ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस घटना को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद संजीदा दिख रहे हैं। शुरुआती दौर से ही एक्शन का दौर जारी है। अगर बात करें एसएचओ की, तो एसएचओ को निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वही दूसरी तरफ जिस तरह से पीड़ित परिजन कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते रहे, आर्थिक सहायता की मांग की जाती रही, तो लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात किया और 10 लाख की आर्थिक सहायता दिया और साथ ही साथ यह भी भरोसा दिया कि सरकार आपके साथ है, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी प्रशांत कुमार को साफ निर्देश दिया है कि इस मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। हालांकि विभागीय जांच के भी आदेश कर दिए गए हैं और इसके अलावा इस मामले में मजिस्ट्रेट की जांच भी
शुरू कर दी गई है। तो कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। हालांकि लेकिन आसिफ, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार संतुष्ट नजर आया? देखिए रिया, जिस तरह से डिमांड रही पीड़ित परिवार की, उसकी डिमांड कहीं न कहीं पूरी होती दिख रही है। आर्थिक सहायता की बात करें तो आर्थिक सहायता भी सीएम की तरफ से दी जा चुकी है। अगर कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई में 104 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ जिस तरह से पीड़ित परिवार ने मांग किया कि इस मामले में कोई भी बचने न पाए, इसका भी आश्वासन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। और साथ ही साथ दूसरा रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाने की भी बात कही गई, जिस पर सीएम ने आश्वासन दिया कि जिस तरह से मौत के कारण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, तीसरा रिपोर्ट आ जाएगी, आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि जो शरीर पर जो चोटों के निशान है, उसका भी दर्द पीड़ित परिजनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बयान किया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही गंभीरता से पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते बिल्कुल, क्योंकि अब ये जो मामला है आसिफ, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारीकी से इस मामले पर नजर बनाई हुई है। कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और जिस तरह से आपने भी कहा कार्रवाई हुई है, एसएचओ समेत 4 लोगों को निलंबित किया गया है। लेकिन पीड़ित परिजन जिस तरह से शुरुआत से ही पुलिस पर आरोप लगाते आए हैं कि प्रताड़ित किया गया था, जिस वजह से मौत हुई, साथ ही मामले की सीबीआई जांच की भी मांग कर रहा था पीड़ित परिवार। क्या ये मांग जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाई उन्होंने, और सीएम का क्या कुछ यहाँ पर आश्वासन जो है दिया गया है इस मांग को लेकर? की बात करें तो पीड़ित परिजनों ने एक एक कर कई मामले जो है सीएम के सामने रखे। सीएम ने सभी मामलों को हामी भी भरी है और यह कहा कि जो भी दोषी हो उनका उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से मोहित पांडे के शरीर पर चोट के निशान है, उस पर भी स्थिति साफ है कि उसके साथ हैवानियत की गई, मारपिटाई की गई। दूसरा पहलू यह है कि जिस तरह से आर्थिक सहायता की डिमांड की जाती रही, उसे भी सीएम की तरफ से कर दिया गया है। कठोर कार्रवाई का आश्वासन मिला है। तो ऐसे में पीड़ित परिवार कहीं न कहीं संतुष्ट भी दिख रहा है। हालांकि इस मामले में सियासत पूरी तरह से तेज हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि मरने वाला तो चला गया और आर्थिक सहायता और जिस तरह से आश्वासन मिल रहा है यह नाकाफी है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही जाने जाते हैं, और ऐसे में राजधानी लखनऊ से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने पोस्ट भी किया कि बीते 16 दिनों में ये दूसरी पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ का मामला है। क्या माना जाए, जिस तरह से तमाम मामले सामने आ रहे हैं और अखिलेश यादव का वार, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अपने अधिकारियों को एक तरह से, वैसे तो हालांकि अधिकारियों के साथ बैठक करते रहते हैं, उन्हें दिशा निर्देश भी देते हैं और उन पर एक तरह से उन्हें कसते भी रहते हैं, अब क्या माना जाए, जिस तरह से लगातार विपक्ष के निशाने पर है योगी सरकार और उनकी पुलिस, अब आगे क्या कुछ रुख रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? कि आने वाले समय में कुछ सख्त निर्देश हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए रिया, अगर बात करें कस्टोडियल डेथ की तो यह बेहद गंभीर और बेहद संवेदनशील मामला है, क्योंकि जिस तरह से राजधानी लखनऊ के बाद अमन गौतम के बाद मोहित पांडे की मौत होती है कस्टडी में, इस पर जो है सियासत तेज हो चली है। हालांकि जो विपक्षी दल हैं हर मौका ढूंढते रहते हैं, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा, इस पर लगातार खासकर समाजवादी पार्टी पूरे मुद्दे को जोर जोर से उठाती है। और यही वजह है कि उनका प्रतिनिधि मंडल है वह पहुंचता है। मोहित पांडे के घर भी पूजा शुक्ला पहुंची थी, उनके साथ जो है जो तस्वीरें आई, इस पर भी बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, सवाल खड़ा हुआ। लेकिन अगर बात करें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर रहते हैं। वह हर समय हमेशा बिल्कुल, और वही जिस तरह से अब इस मामले में आसिफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मोहित पांडे यानी जो मृतक है उसके शरीर में
जख्म मिलने की और चोटों के निशान होने की पुष्टि हुई है। अब इस मामले में एक नया रुख ले लिया है। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये जख्म आए तो आए कहां से। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है, कई तरह के आश्वासन दिए। हालांकि मामले में आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्या कुछ एक्शन यहां पर सरकार द्वारा लिया जाता है, वो देखना अहम होगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर के बट्टल में आज सुबह 7 बजे 3 आतंकवादियों ने भारतीय सेना की गाड़ी पर गोलाबारी कर दी। आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। वो जानबूझकर नागरिकों की भीड़ से बलों को निशाना बना रहे हैं, इसको जानते हुए कि सेनाएं नागरिकों के नुकसान से बचने के लिए जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता दें, जहां जम्मू कश्मीर के बट्टल में, जम्मू कश्मीर के अखनूर के बट्टल क्षेत्र में आज सुबह 7 बजे 3 आतंकवादियों ने भारतीय सेना की गाड़ी पर गोलीबारी कर दी। आतंकवादी हमले में बढ़ोतरी एक चिंता का विषय अब जम्मू कश्मीर में बनता जा रहा है। बीते कुछ समय से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं, जो कि अब चिंता का विषय भी है। वहीं आपको बता दें कि जो आतंकवादी है वो जानबूझकर नागरिकों की भीड़ से बलों को निशाना बना रहे हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सेनाएं नागरिकों के नुकसान से बचने के लिए जवाबी कार्रवाई भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं करेंगी। शुभम बोगल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करते हैं शुभम बोगल का। शुभम, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, बीते कुछ समय से आतंकी गतिविधियां जो है काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर के अखनूर के बट्टल में आज सुबह 7 बजे 3 आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया है, क्या कुछ जानकारी? बताते चले, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो इस हफ्ते लगातार जो है 4 बार आतंकियों ने जो है वो ये अपनी नापाक हरकत की है और मासूम लोगों को जो है वो टारगेट किया गया। वही आज सुबह सुबह जो खबर आई, अखनूर का बटल इलाका है, वहां पर जो है आतंकवादियों ने आर्मी की एक एम्बुलेंस पर जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दी गई और जिसके बाद सुरक्षा बलों ने, अभी जो खबर आ रही है, उस पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है और एक आतंकवादी को मौत के घाट पे उतार दिया गया है, जो अभी तक खबर मिल पा रही है। वो इलाका अखनूर का बटल इलाके की अगर हम बात करें तो वो एक जंगली इलाका है और हमारे सुरक्षा बलों ने पूरा एरिया को कॉर्डन कर लिया है और वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जी रिया। शुभम, जिस तरह से आपने बताया कि सेना की जो एम्बुलेंस वाली गाड़ी थी उस पर आतंकियों ने उसे निशाना बनाया, कई राउंड फायरिंग वहां पर होती है, क्या किसी के घायल होने की खबर, किसी के घायल होने की इस दौरान खबर? देखिए रिया, आपको बताते चले तो फिलहाल जो ऑफिशियली पुष्टि अभी तक हो पाई है, जिसमें अभी तक कुछ ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई है कि किसी को चोट वगैरह का या वहां पर कोई इंजरी जो है वो हुई है। पर यह खबर जरूर है कि वहां पर एक आतंकवादी को मार गिराया और बताया जा रहा, सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि जैसा जो आपने कहा कि एक आतंकी जो है उसे मार गिराया जा चुका है, जो बाकी 2 अन्य हैं जो अभी फरार है, उनकी तलाश में किस तरह से सर्च ऑपरेशन आगे? देखिए बिल्कुल रिया, आपको बताते चले तो वहां पर हमारी सुरक्षा बलों ने उस पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है और तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अखनूर इलाके की अगर हम बात करें, जो बटल इलाका है, जो कि अखनूर से लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और लास्ट एलओसी के पास जो है ये इलाका है और उसी जगह पर एम्बुलेंस पर जो है ये 3 आतंकवादी जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और जिसके बाद वहां पे सुरक्षा बल जो है वो वहां पे मौके पर पहुंचते हैं और उस पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है और एक आतंकवादी मारे जाने की खबर आ रही है। जी रिया। शुभम, सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जिस तरह से अभी बीते कुछ समय की अगर बात करूं, अचानक से आतंकी घटनाएं जो है काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह समझ पा रहे हैं शुभम आप? देखिए बिल्कुल, आपको बताएं तो कुछ समय पहले जब यहाँ पर विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे तो पहले जम्मू को लगातार यहाँ पे टारगेट किलिंग्स जो है वो देखने को मिल रही थी और आतंकवादी यहाँ पर लगातार सिविलियंस को जो है वो टारगेट कर रहे थे और अब अचानक से सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद जो है अब फिर से वही परिस्थितियां जो है वो यहाँ पर बनती जा रही है, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर जो है वो मांग कर रहा है कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द वापस दिया जाए और वही दूसरी तरफ ये आतंकी गतिविधियां जो है वो लगातार बढ़ रही है और एक हफ्ते में 4 जगह पर जो है ये आतंकवादी जो है वो गतिविधियां हुई हैं और वही अखनूर के बटल इलाके में भी आज सुबह सुबह एम्बुलेंस पर जो है ये ताबड़तोड़, बिल्कुल जिस तरह से एम्बुलेंस को टारगेट किया जा रहा है, कभी कभार नागरिकों को टारगेट किया जाता है, कभी प्रवासी जो मजदूर है उन्हें टारगेट किया जाता है। आखिर शुभम, जिस तरह से लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं समय के साथ साथ और अगर बीते साल की बात करें एकदम सन्नाटा, साइलेंस, और इस साल की शुरुआत से ही आतंकी गतिविधियां काफी ज्यादा तेज जम्मू कश्मीर में हो गई है, क्या माना जाए
अब सेना की क्या कुछ तैयारियां, सुरक्षा बलों की क्या कुछ तैयारियां, किस तरह से ऑपरेशन जो है आगे बढ़ाए जाएंगे और इन आतंकी गतिविधियों पर रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम? देखिए, इसी बीच जिस तरीके से 4 दिन पर एक हफ्ते में 4 बार आतंकी हमला हुआ और आज सुबह सुबह अखनूर में एम्बुलेंस को टारगेट किया गया, और इसी बीच गवर्नर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान दिया है कि इन आतंकवादियों को ढूंढ कर इनको मौत के घाट उतारा जाए, और सुरक्षा बल जो है इसी पूरे मंसूबे को लेकर जो है इन आतंकवादियों को ढूंढ कर जिस तरीके से वहां पर पूरे एरिया को, क्योंकि जंगली जो फॉरेस्ट एरिया रहता है वहां पर ये आतंकवादी छुपने की कोशिश करते हैं और वहां पर डिफिकल्ट हो जाता है। और कुछ दिन से आप लोग देख रहे हैं कि हमारी सुरक्षा बलों ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो है और रोबोट डॉग्स जो है उनका इस्तेमाल इन जंगलों में करने के लिए जो है वो टेक्नोलॉजी का जो है उपयोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को पकड़कर मौत के घाट उतारा जाए। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी गतिविधियां जो है, आतंकी गतिविधियों में एक तरह से बढ़ोतरी हो रही है, वो चिंता का विषय है। हालांकि क्या कुछ एक्शन अब सेना द्वारा लिया जाता है, किस तरह से आतंकी गतिविधियों पर रोकथाम की जाती है, वो देखना खास होगा। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव होने वाला है। यही वजह है कि इसे भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वहीं 30 अक्टूबर को दियों से पूरी राम नगरी जगमगा उठेगी, जिसकी तैयारी को लेकर जयसिंहपुर के कुम्हार दियों को बना रहे हैं। लगभग 10 लाख दियों का ठेका दिया गया है। वहीं जानकारी देते हुए ठेकेदार अरविंद प्रजापति ने बताया कि 10 लाख का दियों का ठेका मिला है, जिसे 40 कुम्हार तैयार कर रहे हैं। अभी लगभग 7,10,000 दिए जा चुके हैं, बन चुके हैं, जिसमें से 2,90,000 का माल अभी रखा हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव को देखते हुए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरी राम नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को दिवाली के मौके पर 35 लाख दियों से सजाया जाएगा, जगमगाया जाएगा, और यही वजह है कि इसको देखते हुए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अब की बार ये पहला दीपोत्सव होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा के बाद, क्योंकि भगवान प्रभु राम के भव्य मंदिर कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव का कार्यक्रम, यही वजह है कि इसको भव्य रूप देने की पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। स्थिति यही है कि 10 लाख का ठेका मिला। हमारे गांव में करीब 40 लोग बनाने वाले हैं, जिस कोई 2,000, कोई 4,000, कोई 10,000, ऐसे करके बना दिए 10 लाख। और माल 7 लाख 10,000 करीब माल लिए। अभी हमारे यहाँ 2,90,000 माल पड़ा हुआ है। तो बना रहे हैं उनसे, हम तो पहले से ही बना रहे हैं, दादा परदादा ये करते चले आए हैं। तो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव को भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। 30 अक्टूबर को दियों से पूरी राम नगरी को जगमगाया जाएगा। सीधा रुख कर लेते हैं विनय मिश्रा का। विनय, अगर बात करें भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव होने वाला है, ऐसे में इस दीपोत्सव को खास बनाने के लिए क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 30 अक्टूबर को यहाँ पे जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा और सीएम योगी इसमें शिरकत मिलेंगे। और यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो काफी जोरों से चल रही हैं। तमाम प्रकार की झांकियां बनाई जा रही हैं और कुम्हारों के द्वारा जो है यहाँ पे जो है दियों का बिछाने का भी काम यहाँ पे वॉलंटियर्स द्वारा शुरू कर दिया गया है। और राम की पैड़ी पे 16x16 के जो है घाट बनाए जा रहे हैं कि इसमें इस तरीके से 256 एक में है। तो कुल मिलाकर के 25 लाख दियों का जो है यहाँ पे 30 अक्टूबर को जलाया जाएगा। एक अपना विश्व भी बनेगा। और यहाँ पे विदेश से भी फूल आए हैं कि राम मंदिर पे 500 कुंटल के फूल लगेंगे और उसके बाद यहाँ राम की पैड़ी को सुंदर सजाया जाएगा। इसमें यहाँ 600 कुंटल के करीब जो है विदेश के जो फूल आए उससे सजावट यहाँ पे होगी और उसके माध्यम से जो है भगवान राम के जो चरित्र है जातो कांड के उस चरित्र को जो है आसमान में दर्शाया जाएगा। तो एक अपनी अलौकिकता 30 अक्टूबर को देखने को मिलेगी और 30 अक्टूबर के दिन जो है बिल्कुल विनय, जैसा आपने बताया कि जो राम की पैड़ी है और जो भी घाट है आसपास, वहां 25 लाख दियों को जलाने का लक्ष्य है। साथ ही अगर प्रभु राम के भव्य मंदिर की बात करें तो कुल मिलाकर 35 लाख दियों से पूरी अयोध्या नगरी को जगमगाया जाएगा। तो काफी बड़ा ये लक्ष्य है, वर्ल्ड रिकॉर्ड एक और बार बनाने की तैयारी यहां पर है। तो अगर दियों की बात करें, किस तरह से उन दियों को बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है और क्या कुछ तैयारियां?
जी बिल्कुल, दीयों की अगर बात किया जाए तो लगभग 28 लाख दीयों का ऑर्डर दिया जा चुका है और कुछ स्थानीय अयोध्या के हैं, नक्सल नगर के रहने वाले हैं कुम्हार, और जो आसपास की तहसील है, मिल्कीपुर है और बीकापुर है और रुदौली तहसील है, तो यहाँ के जो कुम्हार के परिवार थे उनको यहाँ पे लगभग 7 से 8 लाख रुपए का जो दिया का ऑर्डर दिया गया है और सभी के द्वारा जो बना करके जो है घाटों पहुंचाने का कार्य शुरू हो चुका है। घाटों पे जो है वॉलंटियर 30,000 लगे हुए हैं, उनके द्वारा जो है वो बिल्कुल, यानी दीपोत्सव को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। जो कुमार हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हैं, कई सारे दियों की वो तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि दीपोत्सव में भव्य रूप किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से अनोखी छटा हमें दीपोत्सव के दिन देखने को मिलती है, वो देखना बेहद खास होगा। उसके लिए सभी को इंतजार है। विनय, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं बदायूं से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां बदायूं आएंगे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव। कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। गुन्नौर में जनता और कार्यकर्ता से वो मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद बदायूं में वो प्रस्थान करेंगे। बदायूं में सपा कार्यकर्ताओं की वो समस्याएं भी सुनेंगे। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव बदायूं पहुंचेंगे। बदायूं में कई सारे उनके कार्यक्रम हैं जिनमें वो शामिल होंगे। गुन्नौर में जनता और कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद बदायूं में वो प्रस्थान करेंगे। बदायूं में सपा कार्यकर्ताओं की वो समस्याएं भी सुनेंगे। तो खबर पीलीभीत से है, जहां धान क्रय केंद्र योगी राज के दावों की पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। औने पौने दामों में किसान राइस मिलर्स में धान पहुंचाने के लिए मजबूर हैं। क्रय केंद्र संचालक किसानों के धान को गुणवत्ता विहीन बताकर राइस मिलर के हाथ में धान बेचने को मजबूर कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कम दामों में धान खरीदकर बिचौलिया मौज काट रहे हैं। पुरनपुर में मानक विहीन तरीके से धान सेंटर लगा दिए गए हैं, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं पुरनपुर एसडीएम मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मंडी समिति से जानकारी मांगी गई तो मंडी सचिव ने बोला कि मेरा अधिकार जानकारी देने का नहीं है। मंडी कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर पुरनपुर में किसान नेताओं ने हंगामा काटा और बताया कि बिचौलियों से सांठगांठ की वजह से धान में नमी बताकर किसानों को धान वापस किया जा रहा है। खबर जालौन से है, जहां अवैध मिट्टी खनन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर 2 जेसीबी मशीनों और 2 मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी है। पकड़ी गई जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर अब आगे की कार्रवाई होगी। उरई कोतवाली क्षेत्र के चुरखी रोड का यह पूरा मामला है। खबर मथुरा से है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण एक्सीडेंट हो गया। एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए। नोएडा की तरफ से जा रहे ट्रक बस कार में भीषण एक्सीडेंट हो गया। बता दें कि माइलस्टोन 117 पर यह भीषण एक्सीडेंट हुआ है। वहीं यात्रियों ने बस के शीशे तोड़कर अपनी जान बचाई। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कितना भीषण यह हादसा, कि जो बस है उसके पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं। ट्रक, बस और कार आपस में भिड़ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं बस के भी पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। वहीं इस हादसे के दौरान यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि बस के शीशे तोड़कर यात्रियों ने अपनी जान बचाई। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा, नोएडा की ओर से आ रही बस, ट्रक और कार आपस में भिड़ गए। इतना भीषण यह हादसा था। तस्वीरों की मदद से आप देख सकते हैं किस तरह से जो कार है वो पूरी तरह से डैमेज यहां पर हो गई है। बोनट पूरी तरह से बस के अंदर घुसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बस के भी परखच्चे उड़े हुए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।